गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। तो क्या है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, सॉलिड इन अ लिक्विड में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है? सब्सटेंसेस होते हैं मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या बोला गया है, ऐसा सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में है कैन बी डिज़ोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, उसमें आपको उसको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, लेट अस कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर इन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और अ गैस और इन अ लिक्विड। आप सबसे पहले सॉलिबिलिटी हम देखेंगे सॉलिड इन अ लिक्विड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिबिलिटी से। हमने सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है। तब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इतना तो हमें पता है कि सॉलिबिलिटी मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सॉलिबिलिटी मतलब मिक्स होने की एबिलिटी। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो कैसे बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमको क्या दे रहा है, सॉल्यूशन। तो अब हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसे ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपके बुक में एक स्टेटमेंट दे रखा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक जैसे मैग्नेट में पढ़ते हैं, सेम पोल्स रिपल्ट ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमको पता है कि जो सेम पोल्स वाले हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल का मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अगर अपोजिट चार्ज वाले हैं या अपोजिट पोल्स हैं तो वो क्या करेंगे, आपके आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा है, जैसे पोलार सॉल्यूट है तो पोलार सॉल्वेंट के अंदर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। पोलार सॉल्यूट प्लस पोलार सॉल्वेंट मतलब क्या है, जो पोलार सॉल्यूट है वो किसके अंदर डिज़ोल्व होगा अच्छे से, पोलार सॉल्वेंट में। ठीक है, उसी तरीके से अगर नॉन पोलार सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलार सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पोलार हैज़ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन इट, दे हैव रिपल्ड और अट्रैक्शन। ठीक, और नॉन पोलार मीन्स दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली बिटवीन टू एटम्स। पोलार का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन इट, दे हैव एबल टू रिपल्शन और अट्रैक्शन। और नॉन पोलार इज दे शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल बिटवीन टू एटम्स। क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का, ये हम जानेंगे क्योंकि हमने अभी सॉल्युबिलिटी में देखा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, तो ये हम सीधा समझते हैं। आप चाशनी बना रहे हैं या शक्कर को घोल रहे हैं पानी में, तो अगर पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है तो उसको थोड़ी देर तक शक्कर को उसमें डिज़ोल्व करते रहेंगे। एक टाइम आएगा शक्कर जो है घुलना स्टॉप हो जाएगा, तो वो जो उसका एक सैचुरेशन आ गया, वो क्या आ गया, एक सैचुरेशन आ गया। तो वो जो सैचुरेशन पीरियड आ गया, तो कोई भी चीज़ एक टाइम लिमिट तक घुलती है और फिर वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाती हैं। तो जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाती हैं मतलब वहीं तक उसकी सॉल्युबिलिटी थी। अब अगर शक्कर को उसी पानी के अंदर घोल रहे हैं, अगर इसके गैस पर रख दें, मतलब इसको किस में रखें, गैस के ऊपर रख दें और टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, शुगर जो है वो डिज़ोल्व होना तेज़ी से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। मगर हर बार ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगी, कहाँ का, वाटर का। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम देखें कि मरीन लाइफ जो है वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मरीन लाइफ में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो मरीन लाइफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो सी वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन इवोपरेट हो जाएगा तो मरीन लाइफ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम देखें टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो एक टाइम तक सॉलिबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, बट एक सर्टेन टेम्परेचर तक और पर्टिकुलर गैस के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। क्या है ये चीज़ें? पॉसिबल नहीं है। हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसको ठंडा पीते हैं और अगर गर्म पीते हैं तो वो जस्ट हमें एक मीठा पानी जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक का टेम्परेचर बहुत कम करके रखते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कार्बोनेटेड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो अगर उसका टेम्परेचर सॉफ्ट ड्रिंक का हम बढ़ा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिज़ोल्व है, घुला हुआ है, तो वो उससे अलग हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें दिमाग में रखिए, अगर कुछ चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो कुछ चीज़ों में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर, अब हम क्या देख रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर आप सॉल्यूट जो डिज़ोल्व होना अब स्टॉप हो जाएगा, मतलब सॉलिबिलिटी अब स्टॉप हो गई है और अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो अगर एक टाइम तक हम जो है पानी के अंदर शक्कर को घोल रहे हैं और वह पर्टिकुलर टाइम तक चीनी घुल गई, फिर बाद में क्या हुआ, वो वापस से इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई, तो उसके क्रिस्टल फॉर्म होने लग गए। क्या होने लग गए? उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जाएंगे। तो इस टाइम पर इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर एक टाइम पीरियड के बाद भी चीनी पानी में डिज़ोल्व हो रही है तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो गया और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, और सॉलिड पार्टिकल्स को हम लिक्विड में किस तरीके से डिज़ोल्व करते हैं वो भी हमने देखा है। अब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो अब बात करते हैं प्रेशर का। मतलब टेम्परेचर हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है, कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं या कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं जिनमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर कुछ ऐसे कुछ दूसरे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब बात करते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर की सॉलिबिलिटी में प्रेशर का इफ़ेक्ट सॉलिबिलिटी में क्या हो रहा है, मतलब प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अब अगर किसी सॉलिड को हम प्रेशर देने की कोशिश करें तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसी कारण रिजिड होते हैं, जिससे आप सॉलिड को कितना ही कंप्रेसिबल करो या कितना ही कंप्रेस करो वह अपने शेप में कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, और अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड भी गैस के कंपैरिजन में लेस कंप्रेसिबल होता है, मतलब ना के बराबर, लेकिन गैस जो है वो हाई कंप्रेसिबल होता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि सॉफ्ट ड्रिंक में जो है कार्बोनेटेड गैस होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हाई प्रेशर के साथ फिल किया जाता है और पैक किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, उसमें डिज़ोल्व हो जाए। अगर सॉलिबिलिटी की बात करेंगे हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो प्रेशर जो है सिर्फ हमारे गैसियस सॉल्यूट के ऊपर ही हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेशर जो हम बढ़ाएंगे किसके लिए? सिर्फ गैस के लिए। तो क्या सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर इज अप्लाई ओनली फॉर गैस। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, तो ये जो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड है, इसको हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ से समझेंगे और ये आपके क्लास 12th का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्ज़ाम के बेसिस से। अगर आप देखो तो कौन से लॉ के थ्रू हम समझेंगे? हेनरीज लॉ। तो इसको ऐसे समझो, एक बीकर है, बीकर के अंदर लिक्विड है और कोई गैस अंदर है। हमने बीकर को क्या कर दिया है, आप ये जो मैं बता रही हूँ ये आपकी बुक को आप ओपन करके रखना, ठीक है, और उस बुक में आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप बुक को सामने रख के मेरी बातों को सुनना। तो क्या बोला मैंने कि एक बीकर है, बीकर के अंदर लिक्विड है और कोई गैस अंदर है। हमने बीकर को क्या कर दिया है? ऊपर से कवर कर दिया है।
क्या कर दिया है, ऊपर से पिस्टन से कवर कर दिया है, पैक कर दिया है। तो अब इसके अंदर जो गैस है क्या कर रही है, कुछ गैस इस लिक्विड के अंदर है और कुछ ऊपर है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लिक्विड के अंदर जो बबल्स फॉर्म कर रखा है वो लिक्विड के अंदर गैस है और कुछ ऊपर क्या है, गैस है। तो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब गैस का क्या काम है, तो गैस का काम है प्रेशर को एक्सर्ट करना। क्या करना, प्रेशर को एक्सर्ट करना। ठीक है, ये गैस का ही काम है प्रेशर को एक्सर्ट करने का। तो यहाँ पर जो भी कंटेनर है उसके वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है कौन, गैस के मॉलिक्यूल। तो यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल के कंटेनर के चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर के चारों तरफ क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है अंदर। ठीक है, तो कुछ वॉल्स पर, कुछ लीड पर, कुछ लिक्विड पर, कुछ मूव करने के लिए भी प्रेशर लगा रहा है, मतलब अपनी प्लेस से मूव करने के लिए भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इन गैस के जो मोल्स का पार्शियल प्रेशर लेते हैं। मतलब पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है आधा हो गया, मतलब जब ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो क्या हो रहा है, जिसके प्रेशर, इसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हेनरी ने ही बोला था जितने भी गैस के मोल्स हैं, वो सिंपल सी बात है कि अगर ज़्यादा मोल्स हो जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कम मोल्स हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे अगर 2 लोग गाड़ी को धक्का लगाएंगे तो गाड़ी नहीं हिलेगी, अगर वहीं पर 4 से 5 लोग धक्का लगाएंगे तो गाड़ी हिलने लगेगी। ठीक है, उसी टर्म में मैं आपको बता रही हूँ जितनी गैस के मोल्स उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर रहेगा। बस इतनी सी सिंपल बात हेनरी ने बताई थी। पार्शियल प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ जितना भी हमारा सॉल्यूट, तो जितना ही मोल फ्रैक्शन इसका रहेगा उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सॉल्यूट का जितना भी, मतलब जितना मोल फ्रैक्शन रहेगा उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा। तो P जो है, P को हमने पार्शियल प्रेशर से डिनोट किया है हेनरी ने, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी X। अभी मैंने आपको बताया ना, जितना पार्शियल मतलब जितना मोल फ्रैक्शन रहेगा उतना ही पार्शियल प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी X और X इज़ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया गया है, x से किया गया है ना, तो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। तो अब प्रोपोर्शनिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शन कांस्टेंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो p इक्वल टू के एच एक्स, यहाँ पे के एच आपका क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। क्या है, के एच हेनरीज कांस्टेंट। तो के एच की वैल्यू हर एक गैस के लिए फिक्स है। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि अगर के एच है तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब के एच की वैल्यू पर्टिकुलर हर डिफरेंट गैस के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है। जैसे ऑक्सीजन के लिए कुछ पर्टिकुलर के एच होगा, नाइट्रोजन के लिए कुछ पर्टिकुलर के एच वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से पर्टिकुलर गैस के लिए पर्टिकुलर के एच जो है वो फिक्स होता है। तो एक सिंपल वे में देख लेते हैं, अगर पार्शियल प्रेशर हम 1 atm कांस्टेंट ले लें, मतलब यहाँ पे 1 atm पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, मतलब कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, 1 atm कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, और के एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू के एच। क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 हमने क्या ले लिया, पार्शियल प्रेशर, और हमें के एच निकालना है। x के एच के पास में क्या था, आपका x था, तो x को हमने यहाँ पे डिवाइड में ले लिया, तो 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू के एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट
इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, और अगर हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो KH कम होगा, या KH ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी के लिए आप ये समझ लो कि हेनरीज अकॉर्डिंग अगर KH इंक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, KH डिक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो दिस इज़ अवर सिंपल हेनरीज लॉ, और यही हेनरीज का एक सिंपल लॉ है जिसके बेसिस पर हम क्या समझते हैं, जो हमारा सॉल्युबिलिटी होता है किसका, गैस इन अ लिक्विड, गैस जो लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसका। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी समझेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। ठीक, जो टेक्स्ट बुक में आपका न्यूमेरिकल्स दे रखा है आप उसको देखिए। अब न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हम जो वैल्यूज़ ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट है फॉर सिलेक्टेड गैसेस इन वाटर वो हम अपनी टेक्स्ट बुक के टेबल में देख लेते हैं। अब यहाँ पे दे रखी हैं कुछ गैसेस, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दे रखा होता है, तो 293 मतलब हीलियम का जो टेम्परेचर है वो 293 केल्विन है, और उसका KH जो कांस्टेंट होगा वो क्या है, 144.97, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। देन हाइड्रोजन का क्या दे रखा है, टेम्परेचर 293 में, और इसका KH वैल्यू क्या है, 69.16। सेम इस तरीके से नाइट्रोजन का दे रखा है 293, और इसका KH कांस्टेंट क्या होगा, 76.48। नाइट्रोजन जो 303 में है 88.84, मतलब हमें पता है कि हमारे जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आइसोटॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, 293 में 34.86 रहेगा और 303 में 46.82 रहेगा। सेम नाइट्रोजन में भी ऐसा है, 293 केल्विन में 76.48 रहेगा और नाइट्रोजन 203 केल्विन में 88.84 रहेगा। आर्गन में टेम्परेचर 298 में 40.3 और कार्बन डाइऑक्साइड 298 में 1.67, फॉर्मल्डिहाइड 298 केल्विन में 1.83 इंटू 10⁻⁻5, मीथेन 298 में 0.413, विनाइल क्लोराइड 298 में 0.611। तो ये कुछ हमारे KH वैल्यूज़ दे रखी हैं डिफरेंट गैस में फिक्स्ड, या आप बोल सकते हो कि लिमिटेड कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स्ड कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देख लिया है टेबल्स। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2.4 का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हेनरीज कांस्टेंट देख रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन, इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, तो हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो नाइट्रोजन गैस है वो वाटर में क्या किस तरीके से है, बबल्ड के फॉर्म में आपको शो हो रहा है जैसे 293 केल्विन में, तो कितने मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है वो 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजॉल्व होंगे। तो अज्यूम दैट नाइट्रोजन गैस एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर, क्या पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 0.987। Given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 7648 के बार, मतलब यहाँ पे हेनरीज लॉ का कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, अगर 293 केल्विन में नाइट्रोजन गैस का क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट 76.48। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन।
ठीक है, जो सॉलिबिलिटी है गैस की वो किससे रिलेट कर रहा है, उसके मोल फ्रैक्शन का, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, जो द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग हेनरीज लॉज। दस तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने ले लिया, तो x हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हेनरीज कांस्टेंट हो जाएगा वो पार्शियल प्रेशर के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर हमको क्या दे रखा है, नाइट्रोजन का 0.987 बार अपॉन हेनरीज कांस्टेंट क्या दे रखा है, 448 बार। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1.29 इंटू 10⁻⁵। तो S 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स, यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, 55.5 मोल ऑफ इट। ठीक है, देयरफॉर इफ N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, N मोल अपॉन N मोल प्लस वाटर का मोल। ठीक है, तो N मोल अपॉन N मोल नाइट्रोजन का जो मोल है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाटर की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करोगे, N इन डिनोमिनेटर इज निगलेटेड एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे जो N है, आप जब इसकी वैल्यू देखोगे, क्या वैल्यू है यहाँ पे, क्या है 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पे 55 इज मोर ग्रेटर देन दैट। तो दस N इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 55.5 मोल इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। देन अब यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट आउट करोगे, और किस में लिया है हमने, लीटर में, तो क्या हो जाएगा, 1000 से हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0.716 मिली मोल। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में इंडेक्स क्वेश्चन दे रखा है 2.6। जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, और आप मुझे नेक्स्ट डे इसको सॉल्व करके पिक्चर सेंड करेंगे। अब हमने हेनरीज लॉज तो देख लिए हैं, अब उसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के काम आ गया। ठीक है, जो हेनरीज का लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्ट ड्रिंक बना सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम CO2 गैस को प्रेशर अप्लाई करेंगे, एट हाई प्रेशर पे सॉफ्ट ड्रिंक के साथ मिक्स करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। एक माउंटेन है, मतलब सेकंड जो आपका एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया है कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि एक माउंटेन है जो लैंड से कनेक्ट है, देन लैंड एक रिवर से कनेक्टेड है, या आप रिवर को ओशन भी ले सकते हैं। अब कोई पर्सन जो है वो माउंटेन पे खड़ा है, ठीक है, कोई जो है वो लैंड पर खड़ा है, और कोई जो पर्सन है वो वाटर के अंदर है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो सबके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकता है, मतलब एक जैसा प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, अब अगर देखें कि माउंटेन पर जो पर्सन खड़ा है उस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, लैंड पर प्रेशर एक लेवल तक है, और वाटर में प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हेनरीज लॉ से हमें पता चला है, जो स्क्यूबा डाइवर्स जो हैं, जब वो पानी की गहराई में जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई तक जाते हैं, ऑक्सीजन भी साथ में लेकर जाते हैं। जब अगर नीचे जाकर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगेगा, तो हमने क्या देखा, हाई प्रेशर पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो हाई प्रेशर के कारण ऑक्सीजन फटाफट
क्या होता जाएगा, पानी में डिसॉल्व होता जाएगा। तो स्क्यूबा डाइवर्स ऑक्सीजन ज़्यादा लेने लगेगा। क्या करने लगेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा लेने लगेगा। और जब वो वापस आएगा तो क्या होगा, फ्लक्चुएशन होने लगेगा। जैसे पहले वो बहुत ज़्यादा नीचे था जहाँ हाई प्रेशर था, अब वो सरफेस पर आया तो फिर से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो इन फ्लक्चुएशन के कारण हमारी जो नसें होती है, जो ह्यूमंस की नसें होती हैं, उसमें जो नाइट्रोजन गैस होता है वो क्या करेगी, नसों को फाड़ कर बाहर आ जाएगी, होल कर देगी उसमें। तो सिंपली क्या होता है, जब कोई पानी में डूब जाता है तो क्या होता है, वो फूल कर बाहर आ जाता है। तो पानी की वजह से नहीं फूलता है, उसकी नसों में जो नाइट्रोजन गैस होता है ना, वो नसों को फुलाकर एक जगह से होल करके बाहर आ जाती हैं, क्योंकि प्रेशर अप्लाई होता है। तो हेनरीज लॉ की मदद से हम लोग स्क्यूबा डाइवर्स की हेल्प कर पाए। तो हमें पता चला है ऑक्सीजन सिलेंडर्स में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ताकि इस तरीके का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी उसकी सॉल्युबिलिटी जो है मेंटेन रहे, कि बहुत जल्दी वो ख़त्म ना हो पाए। इसलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके ही ये सिलेंडर क्या करते हैं, पैक किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो वहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कौन सा आपको डिजीज़ होता है, बैंक्स की डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मतलब जो गैस हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में फिल किया जाता है उसके भी कंस्टिट्यूएंट क्या होती हैं, कुछ परसेंटेज में होता है। जैसे हीलियम हुआ 11.7%, ऑक्सीजन जो है 32.1%, नाइट्रोजन जो है 56.2%। तो अब यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन गैस का जो कंपोजिशन होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, उसमें ऑक्सीजन से भी ज़्यादा परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन हुआ। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या हो गया, माउंटेन के ऊपर हायर एल्टीट्यूड है, माउंटेन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, बहुत ही कम है। अब अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है, तब भी दिक्कत, ऑक्सीजन हमें लेना है। तो ऑक्सीजन जो है माउंटेन क्लाइंबर्स जो है, क्योंकि वहाँ पे अगर प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। तो ऑक्सीजन जो है माउंटेन क्लाइंबर जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, प्रेशर घट रहा है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा, बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो उसके कारण क्या होगा, पैरालिसिस हो सकता है, हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। और इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही माउंटेनियर्स जो है ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस हो गए हेनरीज लॉज के। अब इसकी कुछ हम लिमिटेशंस देखते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में, अगर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सर्टन गैसेस जो है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती हैं। कुछ गैसेस की क्या होती हैं, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती हैं। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जो कुछ ऐसे टेम्परेचर्स, मतलब अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करें तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कुछ सर्टन गैसेस की, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कुछ सर्टन गैसेस ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और कुछ ऐसे सर्टन गैसेस होती हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी जो है किस में हो गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड बाय हेनरीज लॉ। हमने यहाँ पे हेनरीज लॉ को देख लिया है, उसके एप्लीकेशंस देख लिए हैं और लिमिटेशंस भी देख ली हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर, तो यहीं पे हम पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू
हैव अ नाइस डे।